आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव 2024 के होने में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में फेरबदल किया गया है। अब 1 अप्रैल को अमित शाह पटना पहुंचेंगे और 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा में रैली करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हैं। बीजेपी के चाणक्य और मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बिहार आने वाले हैं। अमित शाह के दौरे में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब 2 अप्रैल की बजाय 1 अप्रैल की शाम को ही अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे। 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा में रैली करेंगे। रैली के बाद वो 2 अप्रैल की शाम को पटना लौटकर बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 2 कार्यक्रम में वो आ रहे हैं। एक सम्राट अशोक जयंती के समारोह 2 अप्रैल को सासाराम में होंगे और दूसरा जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम उनका है, उसी कार्यक्रम में वो आएंगे और उस कार्यक्रम के माध्यम से ही पूरे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज होंगे और लोकसभा की पूरी तैयारी भी हम शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बल और बिहार पुलिस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। यहाँ पर तैयारी चल रही है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बीजेपी कार्यालय का जायजा ले रहे हैं। चूंकि पहले अमित शाह 2 अप्रैल को आने वाले थे सासाराम में और नवादा में, लेकिन उनके कार्यक्रम में अब बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल को ही अमित शाह पटना आ जाएंगे। पटना के एक होटल में रुकेंगे और उसके बाद बीजेपी कार्यालय आएंगे। 2 अप्रैल को बिहार में अमित शाह की 2 रैलियां हैं, एक सासाराम में और दूसरी नवादा में। सासाराम में सम्राट अशोक के जयंती कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे तो नवादा के हिसुआ में होने वाली रैली को भी वे संबोधित करेंगे। सासाराम के रेलवे मैदान में होने वाली गृह मंत्री की सभा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और यहाँ भव्य व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं और आप दूर तक देखिए बहुत बड़ा बड़ा पंडाल बनाया गया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। चूंकि गृह मंत्री का कार्यक्रम है और बीच शहर में रेलवे मैदान है, वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और पिछले कई दिनों से यहां तैयारी को मुकम्मल रूप दिया जा रहा है। वहीं नवादा में होने वाली अमित शाह की रैली की तैयारी का जायजा खुद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लिया। अमित शाह की रैली को लेकर बीजेपी की तैयारी रैली के महत्व को बताने के लिए काफी है, जबकि बिहार में 7 महीने के अंदर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का ये 4था दौरा होगा। ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए बिहार कितना जरूरी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ सासाराम से अजित कुमार और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता उनकी इच्छा है, जबकि न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग इंडिया से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी एकता पर बड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने विपक्षी एकता को बेकार बता दिया है, जिसके बाद बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिलकर के करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। एकता का कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है, ना एक दूसरे के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है। 2023 में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। ऐसे में विपक्षी एकता की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगैर पूरी नहीं होती। नीतीश ने विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ी पहल की थी। वो केसीआर से लेकर सीताराम येचुरी तक से मिले, सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, सबको विपक्षी एकता की जरूरत को समझाया। राहुल गांधी को स्पेस देने के लिए पीएम पद की दौड़ से खुद को अलग किया। कांग्रेस को खुले मंच से ऑफर दिया, साथ आने के लिए गुजारिश की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। सीएम नीतीश को अब भी कांग्रेस की हां का इंतजार है। जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो विपक्षी एकता के लिए नीतीश की कोशिशों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी एकता पर करारा प्रहार किया। नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया के मंच से
विपक्षी एकजुटता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की एकता सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ टीआरपी की बात है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में किसी को किसी पर भरोसा नहीं। हालांकि अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने विपक्षी एकता के दावों को तार तार जरूर कर दिया। ये सब अपने अपने राज्य में हमारे सामने ही लड़ रहे हैं और लड़ाई इसी तरह से होनी है। एकता आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए है। आपको उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। एकता का कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है, ना एक दूसरे के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है। आज की तारीख में देश के अंदर बिखरा हुआ विपक्ष है और विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षा अमित शाह की बात को सच साबित करने के लिए काफी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी विरोधियों के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी नजर आ रही है। विपक्षी खेमे में केवल नीतीश ही नहीं, राहुल गांधी, मायावती, के चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं। वैसे अमित शाह के बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने विपक्षी एकता पर कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बात हुई है। सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाए। पार्टियों की आपस में बातचीत चल रही है। जहां हम कमजोर कांग्रेस पार्टी है, जहां दूसरे दल मजबूत है, उनको निश्चित तौर पर साथ आना चाहिए। अगर साथ नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर हम आदरणीय राहुल गांधी जी से भी आग्रह हुआ है, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी से भी बात हुई है, आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमारी बात हुई है। सब लोग एकजुट होकर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को 24 उखाड़ फेंकना चाहिए। पहल कौन करेंगे सर एकजुटता के लिए? सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, बातें हो रही है। जितनी पार्टियां हैं, हम भी आग्रह करेंगे सब लोग एकजुट हो, कांग्रेस के साथ आए, मिलजुल के हम लोग चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को। राजनीति से जुड़ी एक और खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया गया और 12 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। और इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी की शिकायत पर पटना में एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को यह समन जारी किया गया है। कर्नाटक में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर सुशील मोदी ने शिकायत की थी और बताएं कि इसी मामले में सूरत कोर्ट ने भी राहुल गांधी को सजा दी है। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पटना के इसी एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सम्मन जारी किया गया है और इस सम्मन में 12 अप्रैल को राहुल गांधी को उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करवाने को कहा गया है। दरअसल भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था पटना के सीजेएम कोर्ट में और इस मामले में उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में सार्वजनिक रूप से एक मंच पर राहुल गांधी ने सभी सरनेम जिनका मोदी है उनको लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। तो इस पूरे मामले में इसी एमपी एमएलए कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। अब तक 4 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं और अब 12 अप्रैल को के लिए सम्मन जारी किया गया है। राहुल गांधी को उपस्थित होकर इसमें बयान दर्ज कराने को कहा गया है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। देखना होगा 12 अप्रैल की जो तिथि मुकर्रर की गई है, इसमें राहुल गांधी क्या खुद उपस्थित होते हैं या फिर डेट एक्सटेंशन की मांग करते हैं या फिर उनके वकील जो सम्मन जारी हुआ है उसको लेकर आगे कौन सी रणनीति अपनाते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले को लेकर मैंने भी एक मानहानि का मुकदमा पटना के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कर रखा है, जिसमें मैंने कहा है कि उन्होंने देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों को गालियां दी हैं। जो मोदी सरनेम रखने वाले जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको अपमानित किया है और इस मामले में 6 जुलाई 2019 को राहुल गांधी को पटना के कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ा था, वो भी बेल पर है। मेरी ओर से 4 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है और अब उनका बयान दर्ज किया जाना है। तो इसलिए पटना के एमएलए एमपी कोर्ट ने 12 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है, जिस दिन राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। मामला बहुत पुख्ता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सूरत के कोर्ट ने उनको सजा दी है, इस मामले में भी और कोर्ट जो इसका संज्ञान लेगा और उनको उचित सजा देने का काम करेगा।
और एक खगड़िया से बड़ी खबर आ रही है, जहां मिट्टी में दबकर महिला की मौत हो गई है और मिट्टी काट रही थी महिला, तभी मिट्टी ढह गई और उसके नीचे महिला दब गई। एक लड़की भी हादसे में जख्मी है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने प्रयास करते हुए उस महिला के शव को निकाला है। ये खगड़िया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मिट्टी काटने के दौरान मिट्टी में महिला दब गई और उसकी मौत हो गई। एक महिला बूढ़ी थी, एक जवान लड़की थी जो कि बकरी चराने के लिए, गरीब आदमी चराने के लिए गई थी। बकरी गड्ढा में चला गया, चरते चरते उसको हकाने के लिए गया, उसी करे में धसना गिर गया और महिला बूढ़ी थी, वो बुरी तरह से दब गई, उसका पूरा सिर चूर हो गया, वो उसी जगह मृत हो गई। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत सारनाथ के होटल में संदेहास्पद स्थिति में हो गई थी और आकांक्षा की मां ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। सीबीआई जांच की मांग है मुझे। आत्महत्या की, मेरी लड़की हत्या कर ही नहीं सकती। कानून पे मुझे भरोसा नहीं है, पुलिस वाले पे मुझे भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती, सीबीआई जांच की मांग करती, ये है भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे। मधु दुबे अपनी बेटी की मौत के लिए पहले ही भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह को जिम्मेवार ठहरा चुकी हैं। अब मधु दुबे को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच की मांग है मुझे। कानून पे मुझे भरोसा नहीं है, पुलिस वाले पे मुझे भरोसा नहीं है। मेरी लड़की का सीबीआई जांच करना चाहिए। बोलते उसने आत्महत्या की, मेरी लड़की हत्या कर ही नहीं सकती। सीबीआई जांच की मांग आप क्यों कर रही हैं? क्या आपको यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, भरोसा वो पूरा लिपापोती कर रही है। वो समर सिंह से मिली है, पैसा खाई है, पुलिस वाली मिली है, होटल मैनेजर भी मिला है, वो भी पैसा खाया है, ये सब मिलके मारे हैं मेरी लड़की। क्या समर? मधु दुबे का कहना है कि उनकी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। पैसे के लेन देन की वजह से समर सिंह ने उसकी हत्या करवाई है, जिसमें होटल के लोग शामिल हैं। 3 साल से उसके साथ में काम करे, 3 साल से सबसे ज्यादा एल्बम उसके साथ है, पिक्चर में सबसे ज्यादा काम करी है, एक पैसा नहीं दिया है। जब मेरी लड़की पैसा मांगती थी तब बोलता आजकल देता हूँ, ऐसा कर था। जब फिर वो करती थी फिर यही मार झगड़ा टोशन देता था और बोलता था किसी के साथ में काम नहीं करने का। आकांक्षा दुबे की मौत से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बुधवार को भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भदोही जिले के बरदाहा गांव जाकर आकांक्षा की मां और उसके घर वालों से मुलाकात की। अक्षरा सिंह ने कहा कि आकांक्षा के लिए सबको साथ देना होगा। एक बात कहूंगी कि सब कोई आप लोग मिलके उसकी मदद करिए। एक बात कहूंगी कि सब कोई आप लोग मिलके उसकी मदद करिए। भोजपुरी फिल्म के अभिनेता गुंजन सिंह ने आकांक्षा को याद करते हुए बताया कि वो बहुत ही बहादुर लड़की थी। आकांक्षा की मौत कैसे हुई, ये जांच से ही पता चल पाएगा। अब पता ना क्या हुआ, ये खुद मरी है या हत्या हुआ है, इसकी जांच हो। मैं तो यही कह रहा हूँ। हमेशा उसकी मम्मी से भी बात हुई तो वो भी बेचारी बहुत रो रही थी, कह रही थी कि योगी जी के पास जाएंगे। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हाँ, सीबीआई जांच की मांग हुई है और हमारी तरफ से भी ये मांग है। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत ने एक बार फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? न्यूज़ 18 के लिए भदोही से दिनेश पटेल के साथ बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं रामनवमी की। तो रामनवमी पर पूरे बिहार में शानदार आयोजन देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना से लेकर कई शहरों में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है और हर तरफ जय श्री राम की गूंज है। कहीं ड्रोन से फूलों की बारिश हो रही है, कहीं भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। रामनवमी पर राजधानी में शानदार नजारा देखने को मिला।
कहीं हनुमान और भगवान राम का जीवंत रूप दिखाने की कोशिश की गई, तो कहीं राम दरबार और कहीं अयोध्या स्थित राम मंदिर की सुंदर सी छवि देखने को मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मोत्सव को लेकर प्रदेश भर में भक्तिमय माहौल दिख रहा है। पटना स्थित महावीर मंदिर में तो ड्रोन के जरिए पूरे मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। पटना के महावीर मंदिर के साथ ही पटना सिटी के जल्ला वाले हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान एक बाल हनुमान भी जल्ला वाले हनुमान मंदिर पहुंचा और बजरंगबली से मन्नत मांगी। हनुमान जी का रूप बाल हनुमान यहाँ धारण करके मंदिर में आए हैं और यहाँ हनुमान जी का दर्शन करेंगे। ये क्या कुछ मनोकामनाएं हैं बाल हनुमान की? बताओ। बड़ा छोटा सा बाल हनुमान है और अपने परिजन के साथ यहाँ पहुँचे हैं। गोपालगंज भी भगवा में नजर आया। यहाँ भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री राम भक्त भगवाधारी पोशाक में हाथों में झंडा लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। रामनवमी के मौके पर कटिहार की सड़कों पर भी भव्य जुलूस देखने को मिला और झांकियां भी निकाली गई। शहर के LWC मैदान से निकले इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में भी रामनवमी की धूम देखने को मिली। शहर के अलग अलग संगठनों की तरफ से भव्य जुलूस निकाले गए। रामनवमी पर भगवान श्री राम के ससुराल और माता जानकी की नगरी पुनौरा धाम में भी रामनवमी को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिला। तो रामनवमी के मौके पर यदि हर तरफ कुछ गूंज रहा था, तो वो सिर्फ एक ही जय घोष, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी बहुत बढ़िया इंतजाम है। और ये देखिए, ये झांकियों के साथ ये रामनवमी मनाई जा रही है। श्री राम के जयकारे लग रहे हैं और ये डाकबंगला चौराहे का दृश्य है। हर बार वहां पर मंच सजता है और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। और एक परंपरा ये चल पड़ी है जिसमें एक मंच सजता है जिसकी ऊंचाई। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, इस बार रामनवमी की जो धूम है वो दिख रही है, क्योंकि सुबह से जब हम महावीर मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे थे, शास्त्री नगर महावीर मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे थे, तो हर साल की तुलना में इस बार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में ये कोरोना के बाद लोगों को एक कहते हैं कि उसमें उत्साह में ये डबल उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्या अभी जानकारी आपके पास है? रंग बिरंगी तस्वीरों के बीच क्या बड़ी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। और इस वक्त आप पटना के डाकबंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। और वैसे तमाम दर्शक जो इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार देख रहे हैं, वो देश के किसी भी हिस्से में हो, वो पटना के डाकबंगला चौराहे जो राम नवमी के मौके पे जो जुलूस निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, उसकी तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त हम आपको मंच की तस्वीर देखते हैं, इसके अलावा झांकियों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रंग बिरंगी झांकियां, लोगों में जबरदस्त उत्साह, और ये उत्साह रामनवमी के मौके पे बेहद खास हो जाता है। अब से कुछ देर के बाद हमारे दर्शक वो भी देखेंगे जब मंच पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए झांकी की, जबरदस्त आतिशबाजी भी की जा रही है। और जो भक्त हैं वो राम भक्त हैं, जबरदस्त उत्साह में। इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के डाकबंगला चौराहे की, और वे 6 बजे शाम से लगातार जो जुलूस था रामनवमी के मौके जो निकाला जाता है, वो जुलूस लगातार भक्तों का निकलता जा रहा है। पटना के लगभग 51 जुलूस आज निकलेंगे और कई जुलूस निकल चुके हैं और धीरे धीरे वो जुलूस निकलते जा रहे हैं। और इस वक्त हम आपको पटना के डाकबंगला चौराहे के वाइड तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिधर भी निगाहें आपकी जाएगी सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ये अद्भुत दृश्य होता है। अगर हम लोगों ने ऐसी भीड़ जब गंगा के किनारे छठ पर्व के समय देखा, और बिल्कुल वैसे ही तस्वीर आज पटना के डाकबंगला चौराहे की तस्वीर दिख रही है। और इस वक्त देखिए झांकी, देखिए झांकी में राम जी की झांकी, और दिलचस्प और अद्भुत झांकियां बनाई गई है। राम मंदिर के तर्ज पे राम जी की मूर्ति बनाई हुई, और एक और देख रहे कि राम जी के जुलूस और पीछे
एक और भी जुलूस आपको दिख रहा होगा जिसमें हनुमान जी नजर आ रहे हैं। तो ये पटना के हम डाक बंगला चौराहे की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो दर्शक जो घर में बैठे हैं, किसी कारण से डाक बंगला नहीं पहुंच पाए, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। डाक बंगला चौराहे के रामनवमी के जुलूस वो घर बैठे न्यूज 18 में देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, झांकियों की तस्वीर। देखिए कई सारी झांकियां जो आ रही है उसे सम्मानित भी किया जा रहा है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, संजय मयूख, नीति नवीन सहित जो विजय सिन्हा है, वो तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है मंच पे पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के महामहिम गवर्नर भी इस मंच पे आपको दिखेंगे। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और जबरदस्त उत्साह, गाना बजाना और जो भक्ति का गाना होता है वो पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल कर चुका है इस वक्त पूरे पटना का। और देखिए तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं राम जी की जो राम नवमी के मौके पे जो शोभा यात्रा निकली, एक और जुलूस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद जब से ये मंच सजना शुरू हुआ यहाँ से जुलूस तो हम लोगों ने काफी लंबे अरसे से देखा है कि जुलूस जब हम लोग मतलब छोटे भी थे तब से यहाँ पर इक्का दुक्का जुलूस निकलते थे। अब संख्या जो आप बता रहे हैं कि 80 से ज्यादा है, ये मंच कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता जा रहा है ये पॉलिटिकल मंच जो है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक और भी बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। जब हम यहाँ पे शाम में पहुंचे थे और जब बीजेपी के समर्थकों से हमारी बातचीत हो रही थी, जो यहाँ पे नीति नवीन है जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और वही आयोजक है, तो उनसे जब हमने बातचीत की डाक बंगला चौराहे के बारे में की तो उन्होंने हमें रोकते हुए कहा कि अब ये डाक बंगला नहीं है, अभी श्री राम चौराहा हो गया है। तो आप समझिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अब पॉलिटिकल होता जा रहा है और एक तरीके से बड़ी संख्या में, देखिए पॉलिटिकल की बात अलग है लेकिन रामनवमी का मौका ऐसा होता है जब बिहार के कई जिलों में कई इलाकों में ऐसे जुलूस निकलते हैं। लेकिन धीरे धीरे पटना के डाक बंगला चौराहे पे बिल्कुल आपने सही कहा, आज से 10-15 साल पहले हम लोगों ने भी देखा कि जुलूस की संख्या इतनी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और समय बदलता जा रहा है, जुलूस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इन तस्वीरों से हमें जोड़े रखने के लिए, बताने के लिए इस बारे में। और मंच काफी विस्तार ले रहा है और सासाराम की एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रामनवमी जुलूस के दौरान छोटे योगी का जलवा देखने को मिला, जरा देखिएगा। ये रामनवमी जुलूस सासाराम से आई तस्वीरें हैं। ये छोटे योगी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल वेशभूषा में एक नन्हे योगी आपको खुली जीप पर गार्ड के साथ झांकी में शामिल होते हुए दिखेंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।